दोस्तों, लोग कहते हैं अगर आवाज तेज हो तो थोड़े लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात में दम हो तो भीड़ अपने आप जुड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो एक सेठ के यहाँ काम करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और जिंदगी बस किसी तरह चल रही थी। रोज सुबह काम पर जाता था, पैसे कमाकर शाम को घर लौटता था, खुद खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। यही उसकी डेली रूटीन थी। न कोई खास दोस्त, न कोई बड़ा सपना, बस नॉर्मल सी जिंदगी चल रही थी। एक दिन काम से लौटते वक्त उसकी नजर एक बूढ़े फकीर पर पड़ी जो अपनी पीठ पर 3 ठेले लादे एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहा था। उम्र काफी ज्यादा थी, फिर भी बिना रुके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। काफी देर से वो रास्ते पर चलते ही जा रहे थे और लग रहा था कि अब बस थोड़ी ही दूर और जाना बाकी है। लेकिन आगे जो होने वाला था वो उस लड़के की सोच पूरी तरह बदल देने वाला था। चलते चलते वह बूढ़े फकीर आखिर थक गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सांस तेज चल रही थी और कंधों पर रखा बोझ साफ दिख रहा था। उसी समय उनकी नजर एक जवान लड़के पर पड़ी जो उसी रास्ते से आगे जा रहा था और दिशा भी वही थी जहां फकीर को पहुंचना था। जब वह लड़का पास से गुजरा तो फकीर ने उसे आवाज देकर रोका और बोले, सुनो बेटा, क्या थोड़ी मदद कर दोगे? ये ठेला बहुत भारी है और अब उम्र साथ नहीं दे रही है। ज्यादा देर तक इसका वजन उठा पाना मेरे बस की बात नहीं रही और मैं काफी थक भी गया हूँ। अगर तुम मेरा एक ठेला अपने साथ उस अगले गांव तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें बदले में 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़का एक पल के लिए रुक गया और फकीर की तरफ देखने लगा जैसे दिमाग में कुछ चल रहा हो। अब वह क्या जवाब देगा, यही आगे की कहानी का असली पॉइंट बनने वाला है। लड़के ने फकीर की पूरी बात ध्यान से सुनी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं बाबा, मैं मदद कर देता हूँ। आप बताइए आपको किस गांव तक जाना है? इतना कहकर उसने फकीर का एक ठेला उठाया और अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही वजन कंधे पर आया उसे तुरंत समझ आ गया कि यह काम आसान नहीं है। यह ठेला सच में काफी भारी था। फिर भी वह कुछ बोले बिना फकीर के साथ आगे बढ़ने लगा। दोनों धीरे धीरे रास्ते पर चलते रहे और बात करते हुए गांव की तरफ बढ़ते रहे। थोड़ी दूर चलते ही पीछे की बस्ती खत्म होने लगी और आगे एक सुनसान सा रास्ता नजर आने लगा। अब आसपास ना भीड़ थी ना कोई आवाज, बस लंबा सा खाली रास्ता था। दोनों उसी राह पर आगे बढ़ते जा रहे थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भीड़ से अलग होते ही कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। थोड़ी दूर चलने के बाद जब रास्ता बिल्कुल खाली हो गया तो लड़के ने कंधे का बोझ संभालते हुए पूछा, बाबा, इस ठेले में आखिर रखा क्या है जो इतना भारी लग रहा है? फकीर ने आराम से जवाब दिया, कुछ खास नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हैं, इसलिए वजन ज्यादा है। ये सुनकर लड़का चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में बात घूमने लगी। उसे लगा कि ये बाबा शायद कोई व्यापारी होगा, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के साथ लेकर चल रहा है। फिर उसने खुद को समझाया कि मुझे इससे क्या मतलब, मेरा काम तो बस ठेला दूसरे गांव तक पहुंचाना है। जैसे ही उसने मन को यही समझाया उसके कदम थोड़े संभल गए और उसने ठेले को फिर से कसकर पकड़ा। लेकिन आगे चलकर यही सोच उसे किस तरफ ले जाएगी ये उसे खुद भी नहीं पता था। उसने मन से वह बात हटा दी और फिर से अपने कदमों पर ध्यान देने लगा। थोड़ी देर और चलते रहे और आखिर दोनों एक नदी के किनारे पहुंच गए। लड़का ताकतवर था और शरीर से भी फिट था, इसलिए बिना ज्यादा सोचे वह सीधे पानी में उतर गया। पानी थोड़ा गहरा था लेकिन उसे भरोसा था कि वह आराम से पार कर लेगा। फकीर अभी भी किनारे पर ही खड़े रहे और धीरे से सांस लेते रहे। लड़के ने पीछे मुड़कर कहा, क्या हुआ बाबा, आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी तभी आगे गांव पहुंचेंगे। फकीर ने शांत आवाज में कहा, बेटा, नदी तो पार करनी ही है, लेकिन तुम देख रहे हो अब उम्र पहले जैसी नहीं रही और ऊपर से मेरे पास अभी भी 2 ठेले बाकी हैं जिन्हें लेकर पानी में उतरना आसान नहीं है। अब इस हाल में वह क्या फैसला लेंगे, यही आगे की कहानी में असली मोड़ लाने वाला है। फकीर ने धीरे से कहा, बेटा, 2 ठेले लेकर मैं इस नदी में नहीं उतर सकता, अगर कहीं पैर फिसल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर उन्होंने लड़के की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम मेरी एक और गठरी अपने साथ ले जाओगे? इसके बदले मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं और दे दूंगा। लड़का हल्का सा हंसा और बोला, बाबा, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अगर आप कुछ भी ना दें तब भी मैं आपकी मदद करूंगा। मेरा काम बस आपको सही सलामत उस दूसरे गांव तक पहुंचाना है। यह सुनकर फकीर के चेहरे पर संतोष साफ दिखा और उन्होंने कहा, बेटा, तुम सच में अच्छे इंसान हो। इतना कहकर उन्होंने दूसरी गठरी भी उसके हाथ में दे दी। अब लड़के के कंधों पर पहले से ज्यादा वजन आ चुका था और नदी सामने बह रही थी। अगला कदम वह कैसे उठाएगा, यही आगे की कहानी का असली टेस्ट बनने वाला है। जैसे ही उसने दूसरी गठरी कंधे पर रखी उसे समझ आ गया कि यह भी हल्की नहीं है। वजन इतना था कि कदम संभाल कर रखने पड़ रहे थे, लेकिन उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। दोनों धीरे धीरे पानी पार करके आखिर नदी के उस पार पहुंच गए। थोड़ा संभलने के बाद लड़के ने चलते चलते पूछा, बाबा, इस दूसरी गठरी में क्या रखा है,
यह भी काफी भारी लग रही है। फकीर ने सीधा जवाब दिया, बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसलिए इसका वजन भी कम नहीं है। यह सुनते ही लड़के के दिमाग में तेजी से हिसाब किताब चलने लगा। उसे याद आया कि पहले वाले ठेले में तांबे के सिक्के थे और अब इस गठरी में चांदी है। अब उसके मन में नए सवाल उठने लगे कि आखिर तीसरे ठेले में क्या हो सकता है। शायद आगे का रास्ता सिर्फ नदी पार करने से ज्यादा भारी होने वाला था। लड़के को अंदर ही अंदर लगने लगा कि यह फकीर शायद बहुत दूर से आ रहे हैं और हो सकता है अपनी जमीन जायदाद बेचकर ही इतने सिक्के जुटाए हों, तभी तो इतना सारा धन साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन उसने यह बात अपने मन तक ही रखी और फकीर से कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से एक खाली और सुनसान राह सामने आ गई। चारों तरफ सन्नाटा था और आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। उस जगह को देखते ही लड़के के मन में अजीब से ख्याल आने लगे। वह सोचने लगा, अगर मैं अभी इन सिक्कों के साथ यहाँ से निकल जाऊं तो यह फकीर मुझे आखिर कब तक ढूंढ पाएंगे। इतना मौका शायद दोबारा न मिले, ऐसा भी उसके मन में आया। अब उसके दिमाग और दिल के बीच जो चल रहा था वही कहानी को असली मोड़ देने वाला था। उसे लगा कि इस सुनसान जगह पर अगर वह भाग भी गया तो फकीर उसे शायद कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आसपास कोई नहीं था जो फकीर की मदद कर सके और सिक्के भी इतने थे कि उनसे आराम से एक अच्छी दुकान खरीदी जा सकती थी। वह सोचने लगा कि इन पैसों से नया व्यापार शुरू कर सकता है और अपनी जिंदगी बदल सकता है। फिर उसके मन में आया कि यह बूढ़ा फकीर अब इतना धन लेकर करेगा भी क्या, इससे अच्छा तो मैं ही रख लूं। लेकिन अगले ही पल वह खुद चौंक गया कि मैं कैसी बात सोच रहा हूँ। ना जाने फकीर ने कितनी मेहनत से यह सब जुटाया होगा और मैं उनका फायदा उठाने की सोच रहा हूँ। उसने खुद को समझाया कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके कदम एक पल को रुक गए, जैसे अंदर कोई फैसला लिया जा रहा हो। अब वह अपने मन की सुनेगा या लालच की, यही आगे की कहानी में साफ होने वाला है। कुछ समय के लिए उसने अपने दिमाग को संभाल लिया और गलत सोच को दबा दिया, लेकिन ज्यादा देर तक वह खुद को रोक नहीं पाया और वही ख्याल फिर से सिर उठाने लगे। वह 2 ठेले उठाए फकीर के पीछे चलता रहा और मन में अलग ही हिसाब लगाता रहा। थोड़ी दूर आगे एक पहाड़ी रास्ता आ गया जो चढ़ने में आसान नहीं था। फकीर ने पहाड़ी को देखकर कहा, बेटा यह चढ़ाई मुझसे नहीं होगी, अब उम्र भी ज्यादा है और घुटनों में ताकत नहीं बची है। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी तीसरी गठरी भी अपने साथ ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। साथ ही उन्होंने समझाया कि ध्यान रखना, इसे गिरने मत देना और कहीं यह खुल न जाए। लड़का उनकी बात सुनकर ठिठक गया और बोला, बाबा आखिर इस तीसरी गठरी में ऐसा क्या है। अब जो जवाब मिलने वाला था वही उसकी सोच को पूरी तरह बदल सकता था। लड़के के सवाल पर फकीर ने सीधा जवाब दिया, बेटा इस तीसरी गठरी में स्वर्ण मुद्राएं हैं। सोने का नाम सुनते ही लड़के के अंदर जैसे कुछ चमक उठा और वह मन ही मन खुश हो गया। उसने बिना कुछ बोले तीसरी गठरी भी अपने कंधे पर रख ली। अब तीनों का सारा वजन उसी के ऊपर था और फकीर खाली हाथ आराम से पहाड़ी चढ़ने लगे। लड़का पीछे रह गया और भारी बोझ की वजह से उसके कदम धीमे पड़ गए। सांस तेज चल रही थी, लेकिन सोने का ख्याल उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। वह सोच रहा था, अगर यह सारा धन किसी तरह मुझे मिल जाए तो मेरी पूरी जिंदगी सेट हो सकती है। उसे लगने लगा था कि किस्मत खुद उसके सामने खड़ी है, बस फैसला लेना बाकी है। अब वह लालच को चुनेगा या सही रास्ता यही आगे का असली मोड़ बनने वाला है। वह सोचने लगा कि बाबा अब बूढ़े हो चुके हैं, आखिर इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत होगी। इनकी जिंदगी तो जैसे तैसे निकल ही जाएगी, लेकिन मेरे लिए तो यह मौका सब बदल सकता है। क्यों ना मैं यह सारा धन लेकर यहीं से निकल जाऊं और नई शुरुआत कर लूं। उसके दिमाग में एक के बाद एक ख्याल आते जा रहे थे और वह खुद को समझाने की जगह बहाने ढूंढ रहा था। अब उसका मन उसकी समझ पर भारी पड़ने लगा था और हर गलत बात उसे सही लग रही थी। वह खुद को यकीन दिलाने लगा कि शायद मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ। फिर अचानक उसके दिमाग में एक और बात आई कि कहीं यह फकीर कोई चोर तो नहीं है, वरना इनके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं आखिर आई कहां से होंगी। अब वह सच्चाई देखेगा या अपनी बनाई कहानी पर भरोसा करेगा, यही आगे सब तय करने वाला था। वह अपने मन में तर्क देने लगा कि अगर यह सच में कोई व्यापारी होते तो ऐसे पैदल क्यों घूमते, इतना धन होने पर कोई ना कोई साधन तो रखते ही। उसे लगने लगा कि बात कुछ और ही है और शायद यह फकीर साफ नहीं है। फिर उसने खुद को समझाया कि अगर सामने वाला चोर है तो उससे ले लेने में गलत क्या है। इन्हीं सोचों में डूबा वह कदम तेज करने लगा और धीरे धीरे फकीर से आगे निकल गया। अब वह आगे चलता हुआ मन में पूरा प्लान बना रहा था। जैसे ही पहाड़ की ढलान शुरू होगी वह तीनों गठरियां लेकर भाग जाएगा। उसे लग रहा था कि बस यही मौका है जिससे उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। वह सोच रहा था कि फिर उसके पास इतना धन होगा कि जो चाहे वह कर सकेगा। लेकिन पहाड़ की वह ढलान उसके लिए सच में किस दिशा का रास्ता खोलने वाली थी, यह अभी बाकी था। धीरे धीरे दोनों पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए और अब सामने ढलान शुरू होने वाली थी। लड़के ने मौका देखते
ही फकीर से नजरें चुराईं और तीनों गठरियां लेकर तेज कदमों से नीचे की ओर भाग गया। अजीब बात यह थी कि अभी तक जो वजन उसे दबा रहा था, अब वही बोझ उसे हल्का लगने लगा। वह बिना पीछे देखे भागता रहा और किसी तरह रास्ता पार करके अपने घर पहुंच गया। उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी और वह सोच रहा था कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। जल्दी से उसने दरवाजा बंद किया और पहली गठरी खोलने बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा तो सोने चांदी की जगह उसे जंग लगे लोहे के सिक्के नजर आए। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। अब बाकी दो गठरियों में क्या निकलेगा, यही सोचकर उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। पहली गठरी देखकर ही उसका दिमाग चकरा गया था, इसलिए उसने जल्दी से दूसरी भी खोल डाली, लेकिन उसमें भी वही जंग लगे लोहे के सिक्के निकले। अब वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। फकीर ने तो कुछ और ही बताया था और यहाँ सब उल्टा निकल रहा था। घबराहट में उसने तीसरी गठरी भी खोल दी, जिसमें स्वर्ण मुद्राएं होने की बात कही गई थी, पर वहाँ भी वही पुराने लोहे के सिक्के पड़े थे। अब उसके अंदर गुस्सा भर गया और उसे लगा कि फकीर ने उसके साथ धोखा किया है। वह सोचने लगा, आखिर उन्होंने तांबे, चांदी और स्वर्ण मुद्राएं कहकर झूठ क्यों बोला। तभी उसकी नजर उसी थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी और उसका हाथ धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। अब उस पत्र में क्या लिखा था, शायद वही पूरी बात साफ करने वाला था। उसने कांपते हाथों से वह पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें साफ लिखा था कि यह सब एक परीक्षा थी ईमानदार इंसान को पहचानने के लिए। आगे लिखा था कि वह फकीर असल में इस राज्य का राजा है और उसकी कोई संतान नहीं है, इसलिए उसने यह पूरा खेल रचा ताकि उसे ऐसा व्यक्ति मिल सके जो उसके बाद राज्य संभाल सके। पत्र में यह भी लिखा था कि राज संभालने वाला वही बनेगा जिसके मन में जरा सा भी लालच न हो। इतना पढ़ते ही लड़के की आवाज निकल गई और वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे समझ आ गया कि वह कैसी गलती कर चुका है। अब उसे यह बात साफ दिख रही थी कि अगर वह अपने मन की बुरी सोच पर काबू रख लेता तो आज कहानी कुछ और होती, लेकिन अब जो हो गया वह वापस नहीं आ सकता था और शायद असली सीख अभी बाकी थी। अगर वो अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों को संभाल लेता तो उसकी पूरी जिंदगी अलग हो सकती थी, लेकिन सच ये है कि वो अपने ही विचारों के आगे हार गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध साफ कहते हैं कि इंसान की असली ताकत उसका मन है। आप जैसा सोचते हो धीरे धीरे वैसे ही बनते चले जाते हो। बाहर का दुश्मन उतना नुकसान नहीं करता जितना अंदर के बेकाबू ख्याल कर देते हैं। महात्मा बुद्ध समझाते हैं कि जरा ठहर कर अपने अंदर देखो कि चल क्या रहा है। जो सोच बार बार दिमाग में घूमती है वही आगे चलकर शब्द बन जाती है, फिर वही शब्द आपके कामों में दिखने लगते हैं। जब कोई काम बार बार दोहराया जाता है तो वो आपकी आदत बन जाता है और आदत धीरे धीरे आपके पूरे चरित्र की पहचान बन जाती है। अब सोचो, अगर शुरुआत ही गलत सोच से हो रही हो तो आगे क्या होगा। धीरे धीरे वही आदत इंसान की पहचान बन जाती है और आखिर में यही पहचान उसका भाग्य तय करती है। इसीलिए अपने दिमाग में क्या चल रहा है इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ यूं ही सोचते रहना काफी नहीं है, समझना भी जरूरी है कि अंदर किस तरह के विचार घूम रहे हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि गिरावट कभी अचानक नहीं आती, वो एक छोटे से ख्याल से शुरू होती है। शुरुआत में वो बस एक छोटा सा बीज जैसा लगता है। अगर उसी समय उसे रोका नहीं गया तो वही बीज आगे चलकर बड़ा पेड़ बन जाता है। फिर वो इतना फैल जाता है कि सही गलत सोचने की समझ को दबा देता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो कब अपने ही दिमाग का कैदी बन गया। जैसे आपने इस कहानी में देखा है, आगे क्या हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। आपने देखा कैसे उस जवान लड़के पर उसका अपना मन हावी हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि सही क्या है और गलत क्या है। सोचने की ताकत जैसे धीरे धीरे खत्म हो गई थी। लालच ने उसके अंदर इतनी तेजी भर दी कि उसने तीनों ठेले उठा लिए और बिना सोचे समझे आगे निकल गया। उसे उस मोमेंट में बस वही ठीक लगा जो उसका मन कह रहा था। इसीलिए जैसे ही पहली बार कोई गलत ख्याल दिमाग में आए उसे वहीं रोक देना चाहिए। शुरुआत में वो छोटा लगता है, पर अगर उसे नजरअंदाज किया तो वही आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन जाता है। फिर वही आपको ऐसी राह पर ले जाता है जहां से वापस आना आसान नहीं होता। उसके बाद चाहकर भी इंसान खुद को रोक नहीं पाता। अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर अपने विचारों को काबू में कैसे रखा जाए। अब बात आती है कि आखिर इस मन को संभाले कैसे, क्योंकि सच तो ये है कि मन बहुत तेजी से भागता है और कई बार हम पर ही हावी हो जाता है। हम सोचते हैं कि सब कंट्रोल में है, पर अचानक वही हमें घुमा देता है। इसका जवाब महात्मा बुद्ध दो आसान बातों में समझाते हैं। पहली बात वह कहते हैं कि अपने अंदर सही इरादा पैदा करो। अक्सर ऐसा होता है कि दिल में कुछ और चल रहा होता है और हम बोल कुछ और देते हैं, क्योंकि अंदर जो भरा होता है वही कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। लेकिन जब गलती हो जाती है तब हमारा दिमाग अचानक साफ सोचने लगता है। उसके बाद हमें समझ आता
आता है कि हमसे क्या गलत हुआ, तब सोचने और समझने की ताकत फिर से जागती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस जागी हुई समझ को समय रहते पकड़ पाते हैं या फिर अगली बार फिर वही दोहराते हैं। और जब समझ वापस आती है तब अंदर से साफ लगता है कि हाँ, गलती हो गई। उस पल मन हल्का नहीं रहता बल्कि पछतावा भर जाता है। वही बोझ फिर हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है। इसी बोझ से बचने के लिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पहले अपना इरादा ठीक करो। जब भी कोई काम शुरू करने लगो तो एक पल रुक कर खुद से पूछो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। क्या मैं किसी को चोट पहुंचाने वाला हूँ या बस किसी को छोटा दिखाना चाहता हूँ, या फिर सच में खुद को बेहतर बनाना चाहता हूँ। अगर यह सवाल आप ईमानदारी से खुद से पूछ लोगे तो आधी उलझन वही खत्म हो जाएगी। खुद को जगाओ और अपने इरादे साफ देखो, क्योंकि जब इरादा साफ होता है तो रास्ता अपने आप सही होने लगता है। लेकिन अगर इरादा ही गड़बड़ हो तो आगे क्या होगा यह आप सोच ही सकते हो। जब आप अपने हर विचार को ध्यान से देखने लगते हो तब अंदर धीरे धीरे बदलाव शुरू होता है। जैसे ही आप समझने लगते हो कि दिमाग में क्या चल रहा है, वैसे ही अच्छी ऊर्जा खुद आने लगती है। फिर आपके इरादे भी साफ होने लगते हैं और गलत सोच की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जो नकारात्मक बातें पहले दिमाग में घूमती रहती थीं, वह धीरे धीरे कम होने लगती हैं। लेकिन यह एक दिन का काम नहीं है, यह रोज करना पड़ता है। हर दिन खुद को याद दिलाना पड़ता है कि सोच कैसी रखनी है और इरादा कैसा रखना है। अगर सोच साफ और इरादा ठीक रहा तो दुख अपने आप दूर रहने लगते हैं, वरना इंसान वही पुरानी उलझनों में फंसा रह जाता है और बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब दूसरी बात जो महात्मा बुद्ध समझाते हैं वह है मन के साथ जागरूक रहना, क्योंकि अगर मन पर नजर नहीं रखी तो वही फिर से आपको अपने हिसाब से घुमाने लगेगा। धीरे धीरे आपका मन खुद शांत होने लगेगा। जो उलटी सीधी सोच अंदर जमा थी वह अपने आप कम होने लगेगी और आप धीरे धीरे सुकून की तरफ बढ़ने लगोगे। इसके लिए आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है, बस अभी इस पल में जो चल रहा है उसे नोटिस करना है। आंखों के सामने क्या हो रहा है और अंदर क्या चल रहा है, बस उसे देखना है। इसी तरह आप दुख और परेशानी से दूरी बना सकते हो। महात्मा बुद्ध कहते हैं जो खुद को देखना सीख लेता है वही असली साधक होता है। मतलब जो अपने मन में उठ रहे विचारों को बिना तुरंत जवाब दिए बस देखता रहता है वही मजबूत बनता है। वह हर सोच को समझता है पर उसके पीछे भागता नहीं है। ऐसा इंसान धीरे धीरे अपने मन को संभालना सीख जाता है और जो मन को संभाल लेता है वही जिंदगी को सही ढंग से जी पाता है। अगर सच में खुश रहना है तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा और उसे हल्का बनाना होगा, क्योंकि असली खेल बाहर नहीं अंदर चल रहा होता है। और जब यह बात पूरी तरह समझ आ जाती है तब जिंदगी का अगला चैप्टर खुद खुलने लगता है। विचार अच्छे हों या बुरे हों, यादें हों या फीलिंग्स हों, उन पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ चुपचाप उन्हें आते जाते देखना है। जब आप ऐसा करते रहोगे तो विचार खुद ही धीमे पड़ने लगेंगे, मन हल्का होने लगेगा और खाली सा फील होगा और यहीं से नकारात्मक सोच की पकड़ कमजोर होने लगती है। लेकिन असली बदलाव कब दिखेगा यह जानना भी जरूरी है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने हर विचार पर नजर रखना शुरू करें। जब तक आप अपने मन को समझना नहीं सीखोगे तब तक बदलाव मुश्किल रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आपको कुछ काम की बात जरूर मिली होगी। अगर कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में बात थोड़ी और गहराई में जाने वाली है। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ।